नमस्कार जी सभी को। आप सब कैसे हैं? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है, जिन्हें भविष्य का निर्माण करना होता है वह मन के अधीन होकर नहीं चलते, मन को अपने अधीन करके आगे चलते हैं। मन के अश्वों पर लगाम डालकर उन्हें अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलाएं। इन्हीं महान विद्वानों से प्रेरणा लेकर हम अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में। वैसे भाग 5 काफी विस्तृत है। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक इसका वर्णन किया गया है, लेकिन अब हम इसको टुकड़ों में याद करेंगे। हम व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेंगे, हम संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करना चाहते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। देखो, राष्ट्रपति का पद है, ये एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक क्या होता है? जिसका वर्णन संविधान में किया गया हो उसको कहते हैं संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक है। ये कहीं नहीं लिखा हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, लेकिन एक परंपरा रही है तो राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है। और वरीयता क्रम में भी यानी हायरार्की में भी राष्ट्रपति को प्रथम स्थान है। इनके बाद उपराष्ट्रपति जी हैं दूसरे स्थान पर। अगर हम इनके पद की बात करें तो इनका पद कहां से लिया गया है? इनका पद लिया गया है यूएसए से, यानी अमेरिका के संविधान से। अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो इनके कार्य एवं शक्तियां ले रखी हैं हमें कहां से? ब्रिटेन से। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, हम एक ट्रिक के माध्यम से राष्ट्रपति से संबंधित लगभग 10 आर्टिकल्स को याद कर लेते हैं। तो देखिए ये ट्रिक क्या है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अकानी, कोका, दुयो, दशम। इस ट्रिक से हम 10 आर्टिकल्स याद करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित। पैसे, पद, राष्ट्रपति का पद, ये किस आर्टिकल्स में है? ये है 52 आर्टिकल में। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, का से है कार्यपालिका शक्ति, यानी कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति, ये आर्टिकल इससे अगले यानी 53rd में। अगर नी से बात करें तो नी से है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल यानी जो निर्वाचन करते हैं, निर्वाचन मंडल भी बोल सकते हैं आप इसको, निर्वाचन मंडल। और हम आर्टिकल्स की बात करें तो 54 में। इसके बाद है कोसे। कोसे मतलब है यहां कोटा से। कोटा, कोटा है 55 आर्टिकल में। 55 आर्टिकल में। उसके बाद काल से है कार्यकाल। यहां पे लिख लेते हैं हम कार्यकाल। इसकी जानकारी दी हुई है 56 आर्टिकल में। उसके बाद दू से है दोबारा, यानी राष्ट्रपति कितनी बार भी नियुक्त हो सकते हैं। इसका है जिक्र 57 में। और अगर हम यो से बात करें तो यो से है योग्यता। योग्यता
कि उसकी क्या क्या योग्यताएं होंगी। और अगर हम इस तरह से बात करें तो इसका अर्थ है दशाएं, या शर्त भी बोल सकते हैं आप इसको, कि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न हो। इस स की बात करें हम तो इसमें है शपथ, और हम योग्यता इसमें स्थावन योग्यता का आर्टिकल है 58 और दशाएं का 59 और शपथ का है 60 आर्टिकल। और आगे लास्ट है एम से यानी महाभियोग, महाभियोग ये आर्टिकल है 61। तो ये 10 आर्टिकल्स हैं, आप एक बार देख लीजिए इनको। पैसे पद, पद है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में। कहा से कार्यपालिका की शक्तियां, ये आर्टिकल है 53। नीचे निर्वाचन मंडल, ये आर्टिकल है 54। को से कोटा, ये आर्टिकल है 55। का से कार्यकाल, ये है 56। दो से दोबारा, यानी कोई राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है हमारे देश में। दो से दोबारा, इसका आर्टिकल 57। जो से योग्यता, योग्यता का जिक्र है 58 आर्टिकल में राष्ट्रपति जी का। दय से दशाएं या शर्त, ये है 59 आर्टिकल में। यानी क्या क्या दशाएं होंगी, वह राज्यसभा लोकसभा का सदस्य न हो। स से शपथ है, उसकी शपथ का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 60 में। और मैं से महाभियोग यानी आर्टिकल 61 में इनका वर्णन किया गया है। तो हम इनको एक बार अब विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम योग्यता के बारे में बात करें, राष्ट्रपति जी की योग्यताएं, अगर हम उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो योग्यताओं का जिक्र दे रखा है आर्टिकल 58 में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें पहली बात लिखी हुई है कि वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति को भारत का, कोई भी भारत का नागरिक हो वह राष्ट्रपति बन सकता है, यानी भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात इसमें क्या दे रखी है, वह पागल या दिवालिया न हो। पागल या दिवालिया न हो, यानी वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दिवालिया न हो, उसने बैंक वगैरह पे लोन लिया हो लेकिन भरा न हो, या जिसके कारण बैंकों ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया हो। और अगर हम थर्ड की बात करें, वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो, यानी वैसे तो हमारे संविधान में लाभ के पद का वर्णन नहीं है कि कौन से पद लाभ के पद के अंदर आएंगे, लेकिन माना जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र या राज्य सरकारों में कोई भी मंत्री, उसको लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। और उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, यानी उसकी मिनिमम एज 35 ईयर हो। अगर हम फिफ्थ क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। देखो, इसमें बात स्पष्ट है, वह लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वह इस योग्य होना चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, तो इस बात को समझना आप, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये 5 बातें इसमें दे रखी हैं। और आर्टिकल की बात करें तो 58 आर्टिकल में, तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई भारत का नागरिक है तो ये वो शर्तें पूरी करता है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद हम बात करना चाहते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, यानी उनका निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है और किस प्रकार होता है। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन दे रखा है 54 आर्टिकल में।
यानी 54 आर्टिकल में दे रखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसे होगा? देखो, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग लेते हैं। तो निर्वाचित सदस्य की बात करें तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसमें 543 सदस्य है, और यहां पर बात करें तो यहां पर 233 सदस्य है, यानी जो निर्वाचित होते हैं, जिनको चुना जाता है। देखो, लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं हमारे यहाँ पर। 2 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत किए जाते हैं और 543 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर टोटल 245 सदस्य होते हैं, लेकिन 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन 233 सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग लेंगे। और साथ में विधानसभाएं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, यानी सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वहां पर जो राज्यपाल एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है वो भाग नहीं लेगा। सभी राज्यों की जिनमें विधानसभाएं हैं वो इसमें भाग लेंगे। और साथ में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। और ये शुरुआत की थी 70वां संविधान संशोधन करके 1992 में। उसके बाद दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी भाग लेने लग गए। ध्यान रखना, इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। साथ में दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि यहीं पर विधान सभाएं हैं तो वो भाग लेते हैं। और आप पहले तो जम्मू कश्मीर हमारा एक राज्य हुआ करता था, उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब वो यूटी बन चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों में से, यानी जो ये एमपी और एमएलए हैं, इनमें 50 सदस्य है तो किसी भी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव करें, यानी प्रस्तावकों, और 50 व्यक्ति उसके नाम का अनुमोदन करें, यानी 50 सदस्य तो लिखित में दे और 50 सदस्य मौखिक रूप से दें। अगर 100 सदस्य किसी के नाम को आगे बढ़ाएंगे तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। वैसे पॉलिटिकल जिसकी अच्छी अप्रोच होगी वही राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि आम व्यक्ति को तो 100 एमपी एमएलए जानते भी नहीं होंगे। तो जिनकी राजनीतिक पार्टी में अच्छी पकड़ होगी या जो पॉलिटिकल से आते हैं, राजनीति से आते हैं, वही इसमें चुनाव लड़ते हैं। तो ये व्यक्ति अगर किसी के नाम को आगे कर देते हैं तो वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है वो कहां से ले रखा है? वो ले रखा है हमने आयरलैंड के संविधान से। कहां से ले रखा है? आयरलैंड के संविधान से ले रखा है। देखिए इसमें क्या होता है, जो एमएलए होते हैं उनके वोट का मूल्य निकाला जाता है, उनके मत का मूल्य निकाला जाता है। वो किस प्रकार से निकाला जाता है हम उसके बारे में सीख लेते हैं। अगर हम एमएलए का मत मूल्य निकालें, यानी जो विधायक होते हैं, जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं जो इसमें भाग लेंगे, एमएलए के वोट का अगर हम मत मूल्य निकालें, यानी एमएलए का जो मत मूल्य होता है वो होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या, यानी जिस भी राज्य से वो संबंधित है उस राज्य की कुल जनसंख्या इनटू उस राज्य में कितने निर्वाचित सीटें हैं, यानी उसमें कितनी एमएलए की सीटें हैं निर्वाचित,
जिन पर निर्वाचन होता है, गुणा में 1/1000, यानी कि उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में एमएलए की निर्वाचित सीटें गुणा में 1/1000। तो इस प्रकार एमएलए का मत मूल्य निकल आता है। और अगर हम एमपी का मत मूल्य निकालें तो कुल एमएलए जितने हैं उनका मत मूल्य, यानी जितने भी एमएलए का मत मूल्य हुआ है सारे देश के एमएलए को मिलाकर, एमएलए का मत मूल्य बटे में लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जितने भी सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो इस प्रकार एमपी के मत का मूल्य निकाला जाता है। इसमें ध्यान रखना, इसमें गुणा में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। और बाद में अगर हम कोटा की बात करें तो निश्चित कोटा जो होगा राष्ट्रपति जी का, तो वो होगा कुल वैध मत, यानी जो जितने तो वोट वैध हुए हैं बटे में 2 + 1, यानी 50% से अधिक वोट उसके पास होने चाहिए, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। कोटा कितना होगा? कुल वैध मत बटे में 2 + 1, ठीक है। इस प्रकार 50% से अधिक वोट जिसको मिल जाएंगे वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर हम इसके सिस्टम की बात करें, इसके पद की बात करें राष्ट्रपति जी के, तो यह इनका चुनाव होता है राष्ट्रपति जी का एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मत पद्धति, कहीं कहीं गुप्त भी लिखा होता है, कहीं कहीं नहीं लिखा होता, तो गुप्त मत पद्धति होती है ये, ठीक है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये क्या होती है? देखो, एकल यानी सिंगल, इसमें क्या होता है, जो भी मतदाता मत देता है तो उनको एक वरीयता क्रम के अनुसार वोट डालने पड़ते हैं। मान लो इलेक्शन में 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 1 2 3 4, और एमएलए और एमपी जो भी मत डालते हैं उनको एक मत पत्र दे दिया जाता है, तो वो चारों के नाम के आगे अपनी प्रेफरेंस देंगे, उनको प्रेफरेंस वाइज वोट डालना पड़ता है। मान लो किसी व्यक्ति ने वोट दिया इस कैंडिडेट को दे दिया पहला वोट, यानी मेरी पहली चॉइस कैंडिडेट नंबर 3 है, उसके बाद मेरी चॉइस ये है, उसके बाद ये, और उसके बाद ये वाली है, तो निश्चित वोट इसकी देखी जाएंगी। पहली जो काउंटिंग होगी, क्या इनको निश्चित कोटा मिला है? अगर इसको निश्चित कोटा नहीं मिला है तो इसने, जिस व्यक्ति ने इसको प्रथम स्थान दिया था, यानी प्रथम चाहा था कि मेरी प्रथम प्रेफरेंस ये है, मेरी चॉइस ये है कि ये राष्ट्रपति बनना चाहिए, इसलिए उसने नंबर 1 पे इसका नाम लिया था, इसको अपनी वोट दी थी। अगर इसको निश्चित वोट नहीं मिल पाते हैं तो इनका वोट ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा? नंबर 2 के पास, यानी नंबर 2 पर ये किसको जिताना चाहते हैं? नंबर 2 पर ये जिताना चाहते हैं 1 नंबर वाले व्यक्ति को, ठीक है। तो इस प्रकार इनका जो संक्रमणीय यानी ट्रांसफरेबल हो जाएगा, इनका वोट दूसरे को चले जाएगा। अगर 2 को भी निश्चित, इसको भी अगर निश्चित कोटा नहीं मिला तो फिर इनका मत जाएगा नंबर 3 के स्थान पर, यानी कैंडिडेट 2 के पास, ठीक है। इस प्रकार मत खराब नहीं होता, वो इनका मत क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है, और अनुपात में तो वो वोट देते ही हैं, ठीक है। और गुप्त सिस्टम से देते हैं, गुप्त पद्धति के द्वारा देते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति जी के चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है? जमानत राशि यानी जमानत राशि कितनी होगी? 15,000,
अगर किसी व्यक्ति को 1/6 वोट नहीं मिलते हैं, 1/6 वैलिड वोट नहीं मिलते हैं, तो उसकी ये जो जमानत राशि ये जब्त हो जाएगी और ये कहाँ चली जाएगी? आरबीआई के पास चली जाएगी। यानी इसको निश्चित वोट अगर नहीं मिलते हैं तो उनकी जमानत राशि आरबीआई बैंक के पास चली जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो राष्ट्रपति जी का कार्यकाल आर्टिकल 56 में दिया हुआ था, ये हमने अभी पढ़ा। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है। अगर मान लो चुनाव यानी निश्चित जो समय होता है उससे पहले अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाए तो आप ध्यान रखना इस बात को, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पूर्ण अवधि के लिए होते हैं। इनके शेष अवधि के लिए चुनाव नहीं होते, लेकिन बाकी जो सरपंच से लेकर एमएलए हैं, एमपीज हैं या कोई और सदस्य है उसका चुनाव होगा शेष अवधि के लिए। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हमेशा ही पूर्ण अवधि के लिए होता है, यानी 5 साल के लिए होगा इनका चुनाव। ठीक है। आर्टिकल 56 में इनके कार्यकाल का वर्णन दिया हुआ है। और अगर हम बात करें इनके वेतन की, तो इनका जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए भारत की सिंचित निधि से दिया जाता है इनको। कहां से दिया जाता है? भारत की सिंचित निधि से, और अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। ठीक है। इनके वेतन पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, और राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने पर इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं, यानी सीजीआई के सामने शपथ लेते हैं। और ये भारत के संविधान की रक्षा एवं प्रतिरक्षा की शपथ लेते हैं, और साथ में लोक कल्याण की भी शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे। मान लो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। और इनकी शपथ का उल्लेख है, हमने अभी पढ़ा था ऊपर ट्रिक के माध्यम से 60 में। ठीक है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, तो इनका इनसे संबंधित आर्टिकल यानी 60 आर्टिकल में है, और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख 69 आर्टिकल में है। उसके बाद अगर हम त्याग पत्र की बात करें तो जो त्याग पत्र होता है वो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है। और उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति जी को देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी को लगे कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति के चुनाव से के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव हो चुनाव आयोग कराएगा। कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन कराएगा। चुनाव आयोग। और राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो होता है लोकसभा के सचिवालय का, लोकसभा के जो सचिवालय होते हैं, लोकसभा के सचिवालय का महासचिव, महासचिव ये होता है राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी। ठीक है। और अनुच्छेद 71 क्या कहता है?
एक आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 71। वो क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ी हो जाए और जो निर्वाचक मंडल के जो अगर 20 सदस्य को ये लगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ घोटाला हुआ है, तो वो ये 20 सदस्य 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बैठेगी, 5 जजों की एक पीठ बैठेगी, वो देखेगी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। और जब तक इनका कोई फैसला नहीं आ जाता, मान लो कोई इनका नेगेटिव फैसला ही आता है, तब तक राष्ट्रपति ने जो भी कार्य किए हैं वो सभी वैध होंगे, वैलिड होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 71, इसको भी आप ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें महाभियोग की, राष्ट्रपति जी को किस प्रकार हमारे संविधान के द्वारा हटाया जाता है, तो वो आर्टिकल हमने अभी पढ़ा था 61, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखो इसकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। अगर सदन के 1/4 सदस्य एक प्रस्ताव या एक संकल्प लेकर आए कि राष्ट्रपति ने हमारे संविधान का उल्लंघन, यानी अगर राष्ट्रपति जी संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करते हैं तो उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। यानी संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो इसके द्वारा, यानी इस अगर ये करेंगे तो उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। और सदन के किसी भी सदन के अगर 1/4 सदस्यों को ऐसा लगे कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है, और वो कोई प्रस्ताव लेकर आए, तो ध्यान रखना वो जिस भी सदन में रखा जाएगा उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी कि हम आपके विरुद्ध एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं आपको हटाने के लिए। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी। और उसके बाद जिस भी सदन में ये रखा जाएगा, मान लो लोकसभा में ही रखा जाएगा, तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। अगर लोकसभा में 2/3 बहुमत से ये पास हो गया, उसके बाद ये दूसरे सदन में जाएगा, यानी राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में जाने के बाद राष्ट्रपति पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच होगी, एक समिति बनेगी, वो उनकी जांच करेगी। और उस समय हमारी संसद अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का रूप ले लेती है, यानी वो अर्ध न्याय करती है और राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगी। और अगर उन्होंने लगा कि राष्ट्रपति ने वाकई में संविधान का उल्लंघन किया, अतिक्रमण किया है, और वो भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से ही पास कर देते हैं, तो जिस दिन से राष्ट्रपति, यानी जिस दिन से ये प्रस्ताव पास हुआ है उसी तारीख से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है महाभियोग की प्रक्रिया। और इसमें ध्यान रखना, इसमें जो 14 सदस्य होते हैं, यानी जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 12 तो राज्यसभा से और 2 होते हैं लोकसभा से। ये जो सदस्य होते हैं ये भी महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति को चुनने में भाग नहीं लेते। लेकिन हटाने में तो आगे हैं, लेकिन चुनने में पीछे हैं। अगर ये राष्ट्रपति को चुनने में भी मदद करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक न्याय होता है उसका उल्लंघन होगा, क्योंकि मैं आपको चुनूं और आप मुझे चुनो, तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक या नेचुरल जस्टिस है उसका उल्लंघन है। देखो इसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति की
शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वो क्या क्या हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, देखो ये राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है शांतिकालीन और एक होती है अशांतिकालीन। पहले हम अशांतिकालीन शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद शांति स्थापित कराएंगे। यानी अशांतिकालीन, देखो अशांतिकालीन शक्तियां कौन सी होती हैं। जब हमारे देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपात के समय जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो राष्ट्रपति की अशांतिकालीन शक्तियां होती हैं। राष्ट्रीय आपात के समय ये इस प्रकार से लगाया जाता है। बाह्य आक्रमण, कोई देश हम पर हमला कर दे बाह्य आक्रमण के कारण। दूसरी, भारत किसी युद्ध में शामिल हो। और तीसरी, सशस्त्र विद्रोह के कारण। सशस्त्र विद्रोह यानी जनता हथियार उठा ले, तो इनको राष्ट्रपति की अशांतिकालीन शक्तियां कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे राष्ट्रपति के अशांतिकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 356। जब राज्य में संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो जाए तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उस राज्य की जो कार्यवाही है वो किसके अंदर आ जाएगी, राष्ट्रपति जी संभाल लेंगे। उसके बाद एक अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल। अगर हमारी साख को खतरा हो जाए, खजाना खाली हो जाए, खजाना कम हो जाए हमारे देश का, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, आज तक हमारे देश में एक बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन तो राज्यों में कई बार लग चुका है, कई राज्यों में तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये है राष्ट्रपति की अशांतिकालीन शक्तियां। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति जी की शांतिकालीन शक्तियों के बारे में। तो शांतिकालीन शक्तियां कौन सी हैं। क्योंकि इसमें कई प्रकार की शक्तियों को हम बांट कर पढ़ेंगे। विधायी शक्तियां हैं, पहले हम विधायी शक्तियों के बारे में ही जान लेते हैं। विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो इनमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो अनुच्छेद 79 में क्या है, 79 में दिया हुआ है हमारी संसद के बारे में, यानी पार्लियामेंट के बारे में। और संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के अभिन्न अंग हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये क्या हैं, आर्टिकल 79 यानी संसद के अभिन्न अंग हैं। अगर हम अनुच्छेद 85 की बात करें तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं, सत्र को आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं। सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को विघटित या भंग भी कर देते हैं राष्ट्रपति। तो किस आर्टिकल के तहत, 85 अनुच्छेद के तहत। तो ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों के अंतर्गत है। विघटित कर देते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 86 क्या कहता है, आर्टिकल 86 में वो क्या देते हैं, अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण वर्ष के पहले सत्र में, और जब लोकसभा चुन कराती है तो उसके पहले सेशन में भी राष्ट्रपति क्या देते हैं, अभिभाषण देते हैं। ठीक है, और इस आर्टिकल के तहत ही वो संसद को क्या देते हैं, संदेश देते हैं। और ये जो अभिभाषण है राष्ट्रपति ये अपनी मर्जी से देते हैं। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 87 के बारे में बात करें तो इसमें भी क्या है, इसमें भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ही है। 86 में भी भाषण और 87 में भी अभिभाषण ही है। और ये जो भाषण देते हैं, इसमें जो अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति जी, वो मंत्रिमंडल का लिखा हुआ भाषण होता है। यानी मंत्रिमंडल अपनी पेट थपथपवाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा ये भाषण दिलवाती है। ठीक है, ये लेकिन ये 86 के तहत राष्ट्रपति अपना भाषण स्वयं देते हैं और ये मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया हुआ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में, अनुच्छेद है एक, अनुच्छेद 80(3) सब क्लोज 3। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मनोनीत, उनका मनोनयन करते हैं। और ये 12 सदस्य कौन होते हैं, इनकी सूची वैसे तो गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। ये अपने स्वविवेक से इनका मनोनयन नहीं करते, बल्कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं। अगर हम इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करें तो इनका कोड है क्लास। इस कोड से हम याद करेंगे कि राज्यसभा में वो किन किन सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो सी से काम यानी शांति, एल से लिटरेचर यानी साहित्य, ए से आर्ट यानी कला, एस से साइंस विज्ञान, एस से सोशल वर्क यानी सामाजिक सेवा, और ई से इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो इनसे संबंधित इन क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, सराहनीय कार्य किया है, तो उनको राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों का मनोनयन कर देते हैं, उनको मनोनीत कर देते हैं। और अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको मनोनीत करते हैं। अगर संसद में यानी लोकसभा में कोई भी सदस्य एंग्लो इंडियन चुनकर नहीं आया है तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, 2 एंग्लो इंडियनों को मनोनीत कर देते हैं ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व संसद में रहे। ये करते हैं आर्टिकल 331 के तहत। और ये हमने बात की थी, ये सदस्य राष्ट्रपति को चुनते नहीं हैं लेकिन हटाते जरूर हैं, हटाने में आगे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 108 की, तो आर्टिकल 108 क्या कहता है, ये कहता है संयुक्त अधिवेशन की, संयुक्त अधिवेशन की। देखो ये संयुक्त अधिवेशन है, ये अगर संसद में गतिरोध हो जाए किसी विधेयक के ऊपर तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। वैसे देखो अगर हम बात करें किसी सदन ने, मान लो लोकसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया और राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया तो गतिरोध हो गया, तो फिर क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। अगर मान लो किसी सदन ने उसमें संशोधन कर दिया किसी विधेयक में,
तो और दूसरा सदन उसको ना माने, तब गतिरोध हो गया, तब बुलाएंगे। और एक टर्म और भी है, अगर किसी सदन ने उसको पास कर दिया और दूसरा सदन उसको 6 महीने तक देखे ही नहीं, ठीक है, अगर 6 महीने तक अपने पास पड़ा रखे उसको, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। मान लो एक सदन ने पास कर दिया और दूसरे सदन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और अगर किसी ने संशोधन कर दिया किसी भी सदन ने और दूसरा सदन उसको मानने से इनकार कर दे, और तीसरी कंडीशन क्या होती है, एक सदन ने पास कर दिया और दूसरा क्या करे, 6 महीने तक अपने पास रखे, तो इस स्थिति में टकराव हो जाता है, गतिरोध हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और ये जानकारी दी हुई है अनुच्छेद 118 के अंतर्गत दी हुई है, ठीक है, सब क्लोज 3 में इसकी अध्यक्षता करेंगे को लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद अगर लोकसभा के अध्यक्ष भी उस समय नहीं मौजूद हैं तो कौन करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर ये भी उस समय मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति जी नियम कानून बनाते हैं, इनकी अध्यक्षता में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति की अध्यक्षता में, वो उसकी जानकारी भी दी गई 118 में। तो उसमें क्या है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर कौन करेंगे, राज्यसभा के उपसभापति इस बैठक की क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, उपसभापति करेंगे। तो ये संयुक्त अधिवेशन की भी शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। अगर हम फिर बात करें आर्टिकल 111, इसमें क्या है, इसमें है विटो पावर, विटो शक्ति। देखो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की पावर्स यानी ये विटो पावर्स प्राप्त हैं। अगर हम उनकी बात करें, नंबर 1 पूर्ण विटो, एक होती है पूर्ण विटो, दूसरी होती है निलंबनकारी विटो, निलंबनकारी, और तीसरी होती है जेपी विटो, ठीक है। पूर्ण विटो क्या होती है, कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर जब राष्ट्रपति के पास आ जाता है वो राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं देते हैं, यानी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो होती है पूर्ण विटो। और निलंबनकारी विटो में क्या होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा से कोई प्रस्ताव जब राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति को लगता है कि इस प्रस्ताव में कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ चीज छूटी हुई है, तो वो दोबारा क्या करते हैं, दोबारा ही सदन में भेज देते हैं, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में भेज देते हैं जिस सदन से उनके पास आता है, तो उसको कहते हैं निलंबनकारी विटो। और जेपी विटो क्या होती है, ये होती है राष्ट्रपति ना तो उस विधेयक पर हाँ भरें या हस्ताक्षर करें और ना ही उसको ना करें, ना ही एक्सेप्ट करें और ना ही रिजेक्ट करें, और उसको क्या करें, अपनी जेब में डाल लें, तो उसको कहते हैं जेबी विटो। और आज तक जेबी विटो का एक बार प्रयोग किया गया है, वो किया था ज्ञानी जैल सिंह जी ने, ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में एक डाक संशोधन विधेयक था उस पे किया था, डाक संशोधन बिल पर। उन्नीस में एक बार इन्होंने ही प्रयोग किया है। लेकिन ध्यान रखना, जो धन विधेयक और जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उन पर राष्ट्रपति अपनी ये पावर प्रयोग नहीं कर सकते, यानी विटो शक्ति प्रयोग नहीं करेंगे, उन पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं, और धन विधेयक को उनकी मंजूरी के बाद ही सदन में रखा जाता है। और अगर हमने अभी बात की थी संयुक्त अधिवेशन की, तो संयुक्त अधिवेशन भी आज तक 3 बार बुलाया गया है। एक बार 1961 में बुलाया गया था दहेज प्रतिषेध कानून के लिए,
एक बार 1978 में बुलाया गया था बैंकिंग अधिनियम के लिए, और एक बार 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोटा कानून को लागू करने के समय बुलाया गया था। तो आप इन बात को ध्यान रखना। अगर हम एक आर्टिकल की और बात कर लेते हैं विधायी शक्तियों के अंतर्गत, वो है 1, 2, 3। अगर हम आर्टिकल 123 की बात करें तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकती है। देखो ये जो अध्यादेश होता है ये एक कच्चा कानून होता है, यानी अस्थायी कानून होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा के सदन की कार्यवाही ना चल रही हो और देश में कोई अति महत्वपूर्ण कानून लागू करना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को लागू कर सकते हैं। लेकिन ये अध्यादेश 6 महीने तक वैलिड होता है। कितने महीने तक होता है? 6 महीने तक। और जब लोकसभा और राज्यसभा की अगर जब सदन की कार्रवाई संचालित होने लग जाए तो उस समय लोकसभा राज्यसभा इसको पारित करके स्थायी कानून बना सकती हैं। अगर इसमें हम अधिकतम समय की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो समय होता है, मैक्सिमम टाइम होता है, वो होता है 7.5 महीने के लिए। ठीक है, यानी 6 महीने के बाद 6 सप्ताह और दिए जाते हैं संसद को कि वो इस बिल को पास कर सकती है। जो तलाक का जो कानून था वो भी अध्यादेश के माध्यम से ही लागू किया गया है। उसके बाद उसको संसद से मंजूरी मिल गई। और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल देखो इसमें 2 आ गया जाएगा 213। इसमें क्या है, इसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल करेगा राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर, और जो राष्ट्रपति जी हैं वो करेंगे संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर। और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो या देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो उस स्थिति में भी जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये हुई विधायी शक्तियां, जो राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों में जो विधायी शक्ति थी उनके बारे में हमने बात की। हमारी क्लास का टाइम ज़्यादा हो गया है लेकिन फिर भी हम इसको आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। उसके बाद है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका की शक्तियां, देखो कार्यपालिका की शक्तियों में क्या दे रखा है, तो कार्यपालिका की शक्तियों में है आर्टिकल, अगर हम बात करें 73 की, इसमें है संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है। यानी जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार की शक्तियों का क्या है, विस्तार है। ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर हम अनुच्छेद 74 की बात करें तो इसमें है मंत्रिपरिषद का गठन है। मंत्री जो परिषद है उसका गठन है, और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अगर हम अनुच्छेद 75 की बात करें तो इनकी नियुक्ति है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ही करते हैं। यानी इनकी नियुक्ति है, इनके कार्य हैं नियुक्ति के संदर्भ में। आर्टिकल क्या कहता है, 75। और अगर हम एक आर्टिकल की और बात कर ले, अनुच्छेद 53, वो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। यानी संघ के जो सभी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर करेंगे। इसमें क्या है, संघ की जो शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी।
राष्ट्रपति खुद या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करते हैं। और अगर हम अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 कहता है राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। जो महान्यायवादी होते हैं ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं देश के। ये सरकार के अधिवक्ता होते हैं, वकील होते हैं। ये सरकार के खिलाफ मामलों में सरकार की पैरवी करते हैं विभिन्न न्यायालयों में। हम इसके बारे में भी जब इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तब बात करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल और की बात करें 77। राष्ट्रपति जी जो भारत सरकार के कार्य हैं उनका संचालन करते हैं। इसके माध्यम से क्या करते हैं? भारत सरकार के कार्यों का संचालन। उसके बाद अगर हम इसके संदर्भ में अंतिम आर्टिकल करें तो अनुच्छेद 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है कि पीएम के कर्तव्य, पीएम के क्या क्या कर्तव्य होंगे उस बात के बारे में बताता है। पीएम के कर्तव्य हैं वो विधायी शक्तियां या जो वो कानून निर्माण की जो भी प्रोसीजर या जो भी प्रक्रिया चल रही है उनकी जानकारी किसको दे? राष्ट्रपति जी को दे कि क्या क्या विधायी प्रोसीजर चल रहा है और क्या क्या कानून निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो ये पीएम के कर्तव्य हैं। और अगर राष्ट्रपति जी को लगे कि कोई विषय या कोई मुद्दा अति महत्वपूर्ण है तो प्रधानमंत्री उसको क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद में उस पर चर्चा करवाते हैं। तो ये भी राष्ट्रपति के कहने पर होता है। तो ये बात की हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। उसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां क्या क्या हैं? न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल जो पावर है राष्ट्रपति के पास वो कौन कौन सी हैं? देखिए अगर हम न्यायिक शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 1-4 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 72 के तहत समाधान का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास है। यानी वो किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी है तो उस फांसी को भी माफ कर सकते हैं, सजा का स्वरूप बदल सकते हैं। फांसी है उसको सजा में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 साल 20 साल की जेल कर सकते हैं। ठीक है। किसी की सजा ज्यादा है तो उसको कम भी कर सकते हैं, किसी को बिल्कुल भी बरी कर सकते हैं। तो ये किसके पास अधिकार? राष्ट्रपति के जी के पास है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 143 के तहत राज्यपाल को भी अधिकार है कुछ शक्तियों का, लेकिन उनको फांसी माफ करने का अधिकार नहीं है। बाकी सरकार बाकी वो स्वरूप बदल सकते हैं सजाओं का। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लें और सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे। लेकिन अगर वो सलाह मांगते हैं तो 5 जजों की एक बेंच बैठती है, वो राष्ट्रपति जी को सलाह देती है। और अगर उन्होंने कोई सलाह राष्ट्रपति जी को दी है तो राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। और बात क्या है? 26 जनवरी अगर 1950 से पहले का कोई नियम है, कानून है, विवाद है, मुद्दा है, उस पर अगर राष्ट्रपति जी उनसे सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 से पहले के संधि समझौतों के ऊपर। तो ये बात की हमने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। अब हम बात करना चाहते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या है।
सैन्य शक्तियों के बारे में। सैन्य शक्ति, देखो राष्ट्रपति जी तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं, यानी वायुसेना, जल सेना और थल सेना के क्या होते हैं, सेनापति हैं, सेनापति होते हैं। वो तीनों सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। सेनाध्यक्ष होते हैं जो उनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। यानी वायुसेना के अध्यक्ष की भी, जल सेना के भी और थल सेना के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करते हैं। और युद्ध की घोषणा कौन करते हैं, वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये है सैन्य शक्तियां उनकी। उसके बाद वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जी आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की गठन करते हैं, यानी वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, और ये वित्त आयोग है, ये केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करता है। वित्त आयोग का गठन करेंगे। और आर्टिकल 281 के अंतर्गत जो वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और अगर हम बात करें अनुच्छेद 151 की, 151 के अंतर्गत, 151 के अंतर्गत जो कैग होता है वो भी अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। उसके बाद जो आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक निधि, उस पर आपको पता होगा, उस पर राष्ट्रपति जी का कंट्रोल होता है। तो राष्ट्रपति चाहेंगे तब उससे धन बाहर सरकार निकाल सकती है। यानी राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई विषय है तो उसमें आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति क्या है, वित्तीय शक्तियां हैं। और धन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लोकसभा में रखा जाता है, और लोकसभा में पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से पास होने के बाद वो फिर वापस राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर होने के लिए आता है। उसके बाद अगर हम राष्ट्रपति की अंतिम शक्तियों की बात करें तो वो नियुक्ति के संदर्भ में है, नियुक्तियों की संदर्भ में। तो देखिए, जो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल, जो गवर्नर होते हैं राज्यों में, उनके क्या करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और गवर्नर को शपथ दिलाते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और जो राज्यपाल है वो त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद जो कैग होते हैं इनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे, और ये जब त्याग पत्र देंगे तो एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से इनको हटाया जाता है। तो फिर भी अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे। उसके बाद महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे और वो त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो ये है राष्ट्रपति। वैसे बहुत सारे अधिकारियों की, बहुत सारे व्यक्ति विशेषों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हम समय समय पर उन पे बात करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे। तो आज हमने बात की भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।